स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 12 की जीव विज्ञान में पादपों में जनन ये चैप्टर आपका चल रहा है। अभी तक आपके इस चैप्टर के 2-3 वीडियो आपको प्राप्त हो चुके हैं। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि नर युग्मक का विकास और मादा युग्मक का विकास ये इतना हो चुका है। आगे की प्रक्रिया में क्या होगा कि पहले होगा परागण, परागण के बाद निषेचन और निषेचन के पश्चात किस प्रकार से भ्रूण का विकास होगा वो आगे के वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे परागण क्या होता है। परागण अंग्रेजी में इसको पॉलिनेशन कहते हैं। कि अभी आपको इतना पता चल चुका है कि पुष्प में जो नर जननांग होता है उसे पुंकेसर बोलते हैं और मादा जननांग होता है उसको स्त्रीकेसर कहते हैं। पुंकेसर में पुतंतु, योजी और परागकोश 3 चीजों से मिलकर बना होता है और स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है और उन्हीं परागकणों से बाद में नर युग्मकों का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो स्त्रीकेसर है उसमें जो अंडाशय है, अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है और उन्हीं बीजांड में आपकी अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो इतना आप पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे कि परागण किसे कहते हैं, परागण क्या होता है। तो परिपक्व परागकोश, जब परागकोश में बहुत सारे परागकण बन जाते हैं तो परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं तो परागकोश फट जाता है। परागकोश का स्फुटन किस प्रकार होता है यह भी आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो परागकोश जब फटेगा तो परागकण बाहर निकलेंगे और ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, आपका परागण कहलाता है। क्लियर? तो आज हम लोग देखेंगे कि परागण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। क्लियर? परागकणों के परिपक्व परागकोश परागकणों के परिपक्व परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण यानी पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, परागकोश से आपके परागकण निकल के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो ये जो प्रक्रिया है यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। परागण निम्न 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होगा, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 आपका है स्वपरागण और नंबर 2 है आपका पर परागण। यानी परागण कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से होता है। एक तो स्वपरागण और दूसरा पर परागण। इन दोनों को अलग अलग देखते हैं। पहला आपका हो गया स्वपरागण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण। अगर किसी एक पुष्प के परागकण
उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे या किसी एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो जो यह परागण होता है यह परागण स्वपरागण कहलाता है। तो लिख सकते हैं इसमें वह परागण जिसमें किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं उसे स्वपरागण कहते हैं। यानी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या वह पुष्प जिस पौधे में लगा है उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर पहुंचेंगे तो वह परागण जो होगा वह परागण क्या कहलाएगा? आपका स्वपरागण कहलाएगा। क्लियर? यदि किसी पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार का स्वपरागण स्वयुग्मन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑटोगेमी, AUTOGAMY, ऑटोगेमी कहलाता है। भाई स्वपरागण को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, यदि उसी पुष्प पे जाएं या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे जाएं तो दो प्रकार का हो जाएगा। अगर उसी पुष्प पे के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं तो उस प्रकार का जो स्वपरागण होगा क्या कहलाएगा? आपका स्वयुग्मन कहलाएगा। ठीक है? तथा यदि एक पुष्प के परागकण उसी पौधे का मतलब जिस पे वो पुष्प पहला वाला लगा है वो उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार के स्वपरागण को सजात प्रकार या सजात पुष्पी परागण कह सकते हैं। क्या? सजात पुष्पी परागण अंग्रेजी में बोलते हैं जिटेनोगेमी, GEITONOGAMY।
GAMY, जिटेनोगेमी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्वपरागण हो गया। क्लियर करके अगर देखने की कोशिश करें तो हमें मालूम है ये आपका पुष्प है, ये आपका पुष्प है। और पुष्प में क्या होगा, जब ये आपका क्या है परागकोश से परागकोश जब फट जाएगा तो आपके पुंकेसर जो है वो बाहर निकल आएंगे, यानी परागकण आपके बाहर निकल आएंगे। ये क्या है आपके परागकण। और यही परागकण यदि अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, ये वर्तिकाग्र है, तो ये आपका क्या होगा, आपका स्वपरागण। और स्वपरागण में भी कौन सा ये है आपका है, स्वपरागण में पहला कौन सा बताया आपको, ये कहलाता है स्वयुग्मन। ये एक प्रकार का क्या होगा, ऑटोगेमी टाइप का होगा, स्वयुग्मन होगा। ठीक है, अगर जिस पौधे में ये पुष्प लगा हुआ है, ठीक है, उसी पौधे का अगर एक दूसरे पुष्प की बात करें, यहां पे पहले बना लेंगे, ये आपका अंडाशय होता है, ये अंडाशय है। ऐसे ही आपका ये दूसरा पुष्प है, उसी पौधे का ये दूसरा पुष्प है। और उसी पौधे के दूसरे पुष्प के अगर इस पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के अगर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये भी एक प्रकार का स्वपरागण है, लेकिन इसको बोलते हैं क्या, जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी, ठीक है, सजात पुष्पी परागण। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि परागण किसे कहते हैं। परागण प्रकार क्या हो गया, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण की बात करें तो वह परागण जिसमें किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि स्वपरागण दो प्रकार का हो गया। तो यदि किसी पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस प्रकार का स्वपरागण जो है वो आपका स्वयुग्मन या ऑटोगेमी कहलाता है। तथा यदि एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस प्रकार का के स्वपरागण को सजात पुष्पी परागण यानी जिटेनोगेमी कहते हैं। यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये पुष्प है ये दोनों क्या है आपकी, ये दोनों ही है क्या आपका स्वपरागण के ही एग्जाम्पल है, स्वपरागण ही है। ठीक है, अगर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो क्या है स्वपरागण, लेकिन इसको कहेंगे क्या आपका, इसको कहेंगे आपका ऑटोगेमी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, जिटेनोगेमी। यहाँ अगर इसको हटा दिया जाए, इसको यहाँ पे भी आप क्या लिख दें, स्वयुग्मन, स्वयुग्मन। और ये आपका क्या है, सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण है। ठीक है, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं कि पौधों में जो स्वपरागण है उस स्वपरागण के लिए क्या अनुकूलन हो जाते हैं पौधे में। ठीक है,
स्वपरागण के लिए पौधों में अनुकूलन स्वपरागण हो, इसलिए पौधे अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है, तो वो अनुकूलन की अगर बात करें कि स्वपरागण को सफल बनाने के लिए, मतलब ऐसा हो, सफल बनाने के लिए पौधों में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। पहला अगर देखा जाए नंबर 1, तो उभय लिंगता। उभय लिंगता, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बाइसेक्सुअलिटी। या इसको द्विलिंगता भी बोलते हैं, बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी लिख सकते हैं क्या कि उभयलिंगी या द्विलिंगी, बात एक ही है, या द्विलिंगी पुष्पों में नर व मादा जनन अंग एक ही पुष्प में स्थित होते हैं। एक ही पुष्प, देखो द्विलिंगी या कहें क्या उभयलिंगी, बात एक ही है कि एक ही पुष्प में दोनों प्रकार के जैनंग अर्थात नर जैनंग और मादा जैनंग उपस्थित हों। एक ही पुष्प से तात्पर्य यह है यहाँ पे कि पौधे में जितने भी पुष्प होंगे उस सभी पुष्पों में, प्रत्येक पुष्प में दोनों जैनंग स्थित होंगे। ठीक है, क्लियर? स्थित होते हैं। इनमें स्वपरागण के अवसर अधिक होते हैं। जब नर जैनंग और मादा जैनंग दोनों के ही पुष्प में है, भाई अंडाशय भी है यानी अंडकोशिका भी है और परागण यानी उससे नर युग्मक भी बन रहे हैं, तो दूसरे पे डिपेंड होने की आवश्यकता ही नहीं। जब अपने पास ही सब कुछ अवेलेबल है, तो इनमें अगर जो द्विलिंगी पुष्प हैं, और द्विलिंगी पुष्पों में नर और मादा जैनंग एक ही पुष्प में स्थित होते हैं और इसलिए उनमें स्वपरागण की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, तो क्लियर इतना। दूसरा अगर देखें, यानी कि द्विलिंगता या उभयलिंगता ही एक प्रकार का अनुकूलन है कि इन जो पौधों ने जो एक अनुकूलन अपनाया, कौन सा अनुकूलन अपनाया, उभयलिंगता का या द्विलिंगी का, वह स्वपरागण को के लिए अच्छा होता है, यानी स्वपरागण के लिए द्विलिंगता जरूरी होती है। ठीक है, उसमें आसानी से हो जाता है। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 की बात करें, दूसरा कौन सा लक्षण इन्होंने अपनाया, सहपक्वता।
सह पक्वता, और सह पक्वता को अंग्रेजी में बोलते हैं होमोगेमी। होमोगेमी। पुष्प में नर और मादा जनन तो पाए जाते हैं, उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। कहा गया द्विलिंगी होना जरूरी है, हाँ जरूरी है, लेकिन द्विलिंगी होने के साथ साथ उनमें जो दोनों प्रकार के नर जनन अंग हैं उनसे बनने वाले युग्मकों का एक साथ परिपक्व होना भी आवश्यक है। जब तक वो परिपक्व नहीं होंगे तो परागण की क्रिया संभव कैसे हो सकती है। तो नर व मादा जनन अंगों का साथ साथ परिपक्व होना ही क्या कहलाता है, आपका सहपक्वता कहलाता है। क्लियर? लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि द्विलिंगी पुष्पों में नर व मादा जनन अंगों का साथ साथ परिपक्व होना सहपक्वता कहलाता है। सहपक्वता कहलाता है। दोनों प्रकार के इसमें है, आपका नर युग्मक भी और मादा युग्मक भी। अगर दोनों एक साथ परिपक्व हो रहे हैं तो ये होता ही है द्विलिंगी पुष्पों में, और स्वपरागण उसमें हो जाए। जरा कल्पना करिए, अगर ऐसी कंडीशन है कि द्विलिंगी पुष्प है लेकिन नर और मादा जनन साथ साथ अगर परिपक्व नहीं हो पा रहे होंगे तो आप सोच सकते हैं क्या परागण हो सकता है? क्या स्वपरागण यानी आपका ये स्वयुग्मन हो सकता है? नहीं हो पाएगा। जब परिपक्व ही नहीं है तो स्वपरागण की स्वयुग्मन की बात ही नहीं कर सकते। हाँ, तब ये हो सकता है कि सजात पुष्पी परागण हो सकता है। मान लो इस वाले पुष्प में आपका नर जनन पहले डेवलप हो रहा है और इसमें मादा जनन पहले डेवलप हो रहा है, दोनों एक साथ साथ हो गए तो यहाँ के परागण इस पे पहुंच जाएंगे, स्वपरागण हो जाएगा, लेकिन स्वयुग्मन नहीं होगा। क्लियर? द्विलिंगी पुष्पों में नर व मादा जननों का साथ साथ परिपक्व होना ही सहपक्वता कहलाता है। सहपक्व पुष्पों में स्वपरागण सहपक्व पुष्पों में स्वपरागण के अवसर अधिक होते हैं। के अवसर अधिक होते हैं। ठीक है, यानी सहपक्वता भी आपकी आवश्यक है स्वपरागण के लिए। ठीक है, तीसरा अगर देखेंगे तो वो होगा निमीलिता। और इसको ब्रैकेट में अंग्रेजी में लिख लेंगे क्लिस्टोगेमी। CLEISTOGAMY, क्लिस्टोगेमी। कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो जीवन में
कभी नहीं खिलते, कभी नहीं खिलते, नहीं खिलते। ऐसे पुष्प निमीलित पुष्प कहलाते हैं। निमीलित पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, इनमें बंद अवस्था में ही, यानी बंद पुष्प खिला नहीं है, बंद बड अवस्था में है, कलिका अवस्था में है, उस बंद अवस्था में ही स्वपरागण होता है। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे निमीलित पुष्प का। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो क्या है, गुल मेहंदी। आपने देखा होगा गुल मेहंदी में जिसमें बीजों का निर्माण होता है, वास्तविक पुष्प वही होता है, जिसको हम लोग पुष्प समझ बैठते हैं वो पुष्प नहीं होता है। ठीक है, गुल मेहंदी। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि अगर द्विलिंगी पुष्प है, बंद अवस्था में है, तो उसी के अंदर स्वपरागण हो जाएगा। ठीक है, पर परागण होने की इसमें संभावना नहीं होती है। तो ये हो गया आपका स्वपरागण के लिए पौधों में अनुकूलन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्वपरागण से लाभ क्या है और स्वपरागण से हानियां क्या है। स्वपरागण के लाभ, तो इनको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। स्वपरागण के लाभ क्या है। नंबर 1, स्वपरागण निश्चित होता है, यानी होना ही है इसको। स्वपरागण निश्चित होता है, अनिश्चित नहीं है। अगर पौधा द्विलिंगी है, परिपक्व एक साथ परिपक्व हो रहे हैं, तो उसमें परागण की क्रिया होगी ही होगी। ठीक है। नंबर 2, स्वपरागण के लिए एक तो लाभ ये इसका देखें, स्वपरागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है, आश्रित नहीं रहना पड़ता है, यानी दूसरे पुष्प की आवश्यकता नहीं है। जब अपने अंदर सब कुछ बन रहा है तो दूसरे से कोई डिमांड नहीं है इनकी। तीसरा अगर देखें, स्वपरागित पुष्पों को रंग, गंध व मकरंद का निर्माण नहीं करना पड़ता है। एक प्रकार का वेस्टेज है, वेस्ट काम है, फालतू का। क्यों? क्योंकि रंग, गंध और मकरंद का निर्माण करते हैं दूसरे प्रकार के कीटों या एनिमल्स को आकर्षित करने के लिए, कि जिससे उनका परागण हो सके। वो होता है पर परागण के केस में। स्वपरागण में सब कुछ पुष्प में मौजूद है, तो उन्हें रंग, गंध और मकरंद का निर्माण नहीं करना पड़ता है। रंग मतलब पुष्प जो चटकीला चमकीला रंग का होता है, इनको नहीं करना पड़ता। यानी इस स्वपरागित अधिकांश पुष्प कैसे होते हैं, सफेद रंग के होंगे अधिकांशतया।
उनको गंध यानी खुशबू बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। मकरंद यानी उसमें जो पुष्प के नीचे भाग में नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं जो एक मीठा रस स्रावित करती हैं, उसका भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस रस का पान जो पर परागण वाले पुष्प होते हैं उनमें ऐसा रस स्रावित होता है और उस रस के आकर्षण में ही आपके कीट जाते हैं वहां पे और परागण की क्रिया संपन्न कराते हैं, परागण में हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट करेंगे। स्वपरागित पुष्पों को अधिक परागकण, ज्यादा परागकण रहने की आवश्यकता नहीं, अधिक परागकण नहीं बनाने पड़ते हैं, नहीं बनाने पड़ते हैं। तो एक तो ये हो गया। अगला स्वपरागित पुष्प, स्वपरागित पुष्पों से उत्पन्न बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। ठीक है, शुद्ध नस्ल के होते हैं। भाई पर परागण होगा नहीं, जीन में कोई चेंज आएगा नहीं, तो ये हमेशा कैसे बने रहेंगे, प्योर बने रहेंगे, होमोजाइगस कंडीशन में बने रहेंगे। तो ये आपके 5 तो हो गए आपके इनके लाभ हो गए। ठीक है, स्वपरागण से इतने लाभ हो सकते हैं। अब आगे देखें स्वपरागण से हानियां क्या हैं। स्वपरागण से हानियां, किसी के लाभ भी होते हैं तो उससे कुछ हानियां भी होती हैं। तो हानियों में देखें क्या क्या हानियां होती हैं। स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं। यानी स्वपरागण कराओगे, जो बीज बनेंगे उन बीजों को बोने के बाद जो पौधा तैयार होगा वो पौधा कैसा होगा, कमजोर होगा, क्योंकि उसमें नया लक्षण कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, स्वपरागण से उत्पन्न बीज क्या होंगे, संख्या में कम, भार में हल्के, संख्या में कम होंगे, भार में हल्के होंगे तथा आकार में छोटे होते हैं। आकार में छोटे होते हैं। तो एक ये तो हो गया, आपसे हानि हो गई इससे। तीसरी हानि क्या है, स्वपरागण से उत्पन्न बीज शीघ्र पकते नहीं हैं, यानी बीज जो पौधे में जो लगा हुआ है, ठीक है, जो पौधे में बीज लगा होगा तो वो जल्दी फसल जो आपकी है वो तैयार नहीं होगी, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, शीघ्र पकेंगे नहीं। ठीक है, अगला देखा है
ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। मतलब स्वपरागण से जो बीज उत्पन्न होगा वो उत्तम श्रेणी का नहीं होगा, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, एवं इनसे नई जाति की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, उत्पत्ति नहीं हो सकती है। मतलब अगर उस जो पौधा था उससे हम अगर उसकी नई जाति बनाना चाहें तो स्वपरागण के कारण उसकी नई जाति नहीं बन पाएगी। कारण क्या है कि जब हम स्वपरागण कराएंगे तो आपने आनुवांशिकी में आपने पढ़ रखा है कि जब क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो जो जीन होंगे वो सेम ही रह जाएंगे, ठीक, कोई नया जीन आ नहीं पाएगा, वो होमोजाइगस कंडीशन में ही समयुग्मजीय अवस्था में ही हमेशा बने रहेंगे। और समयुग्मजीय अवस्था में बने रहने के कारण क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वो उनमें जो है क्या होगा, उसके पौधे जो होंगे अभी लिख सकते हैं और यहाँ पे कि ऐसे पौधे स्वपरागण से बने पौधे धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उनमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है, वो कमजोर होते जाते हैं, ठीक है। उनकी इल्ड जो है, जो उनकी क्षमता है, जो अनाज जो उत्पन्न कर रहे हैं उसकी उनकी इल्ड में भी जो है कमी आती रहेगी, ठीक है। तो ये आज आपका स्वपरागण कंप्लीट हो गया है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने मित्रों को इसको शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप से के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो भी आप सोशल साइट चलाते हैं उस पर आप इस वीडियो को, इसकी लिंक को शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ठीक है। तो देखते रहिए और बने रहिए सरस्वती ज्ञानधारा पर। थैंक यू।